गांव की देहाती देसी सास और मॉडर्न बहू। साथियों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस घरेलू कहानी को, जो बहुत बड़ी सीख प्रदान करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। विमला देवी जी बगीचे से घर के अंदर आई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, परंतु चेहरे पर सुकून की रेखाएं थीं। उन्होंने सोचा कि शाम हो गई है तो आज नाश्ते में बहू के मनपसंद पकोड़े बना देती हूँ। अभी वह आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक अपनी बहू नैना के चीखने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वह चिल्ला चिल्लाकर रुद्र से कह रही थी कि तुम्हारी माँ ने यह क्या तमाशा लगा रखा है। जब से वह गांव से आई है, सोसाइटी में उठना बैठना हमारा मुश्किल हो गया है। सब लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। रुद्र ने नैना को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन बात क्या हो गई नैना, कुछ बताओ भी तो, और इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो तुम। नैना ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी माँ से। आज भी देखो जाकर मिट्टी में बैठकर न जाने क्या कर रही है। अरे बगीचे की देखभाल के लिए हमने माली को रखा है ना, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है अपने हाथ में मिट्टी लगाने की। कल ही मेरी सहेली आई थी और उन्हें इस तरह से मिट्टी में काम करते हुए देखकर घर की नौकरानी समझ बैठी थी। मुझे तो बहुत शर्म आई, उनके पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। अब तो किसी को घर पर बुलाने में भी संकोच होने लगा है मुझे। रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। अरे माँ हमेशा से गांव में ही रही है। मिट्टी से जुड़े हुए इंसान होते हैं गांव के लोग। भूमि उनके लिए बहुत पूजनीय होती है। अब यहाँ खाली बैठे बैठे माँ का मन नहीं लगता और वह थोड़ी बागवानी कर लेती है, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तुम अपनी सहेलियों को समझा दो ना कि तुम्हारी सास को पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव है और यह उनकी हॉबी भी है। नैना उसकी बात को अनसुना करके भड़कते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें गांव से यहाँ मत लाओ, लेकिन तुमने मेरी बिल्कुल भी कोई बात नहीं मानी। रुद्र थोड़ा नाराज होकर बोला, अरे यह कैसी बातें कर रही हो तुम। पिताजी के देहांत के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन्हें वहाँ अकेले कैसे छोड़ देता। माँ तो खुद भी यहाँ आने से मना कर रही थी। वो तो मैं ही उन्हें जिद करके यहाँ ले आया। अब तुम घर में कलह करके घर की शांति खराब मत करो। खुद भी चैन से रहो और सबको चैन से रहने दो। अगर माँ ने सुन लिया तो मैं उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगा। बहू बेटे के बीच की बातें सुनकर विमला देवी जी की आंखें छल छला उठी। वह सोचने लगी, मैं क्या कुछ ज़्यादा मांगती हूँ। मिट्टी से लगाव है मेरा, माटी में ही मेरी जान बसती है। इतने सालों तक गृहस्थी संभालते हुए घर के पीछे सब्जियां और फल उगाए हैं। बरसों से मिट्टी के साथ ही काम रहा है मेरा। अब अचानक से यह आदत कैसे छोड़ दूं। लेकिन ठीक ही है, अगर बहू मेरे इस तरह मिट्टी छूने से शर्मिंदा महसूस करती है तो मैं आगे से बगीचे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। इतना सोचकर वह मन मसोस कर बेचारी अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर उनका चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे पर अनगिनत दर्द की रेखाएं झलक उठी थी, मानो उनके दिल का सारा दर्द उनके चेहरे पर उतर आया हो। जब से नैना की सास उनके साथ रहने के लिए आई थी, तब से नैना हर समय चिड़ी हुई सी रहती थी। उसकी अनपढ़ और देहाती सास उसके स्टेटस सिंबल पर एक धब्बे की तरह महसूस होती थी। ऊपर से विमला देवी जी को घर से ज़्यादा बाहर बगीचे में ही सुकून मिलता था। लेकिन आज अपनी बहू की बातें सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके इस तरह बागबानी करने से उनकी बहू को कितनी तकलीफ हो रही थी। इसीलिए उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह बगीचे में कभी नहीं जाएगी। अगले दिन से उन्होंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जब वह खिड़की पर खड़े होकर बाहर बगीचे की तरफ देखती तो उन्हें लगता जैसे पेड़ पौधे बाहें फैलाए लहराकर उन्हें अपनी ओर बुला रहे हों। लेकिन विमला देवी जी बड़ी बेरुखी से खिड़की के पल्ले को बंद करके अपनी नज़रें उधर से फेर लेती थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन उनको समझने वाला उस घर में कोई नहीं था। नैना भी विमला देवी जी में आए इस बदलाव को लेकर पहले से ही शांत थी। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी सास ने अब धूल मिट्टी वाला काम करना बंद कर दिया था। विमला जी बहू के चेहरे पर सुकून देखती तो उन्हें अपना फैसला सही लगता। कभी कभी नैना सोचती कि उसकी सास भी अनपढ़ गंवार ना होकर मॉडर्न होती, तेज तर्रार बातें करती, किट्टी पार्टी में जाती, मेकअप करती तो कितना अच्छा होता। उसे विमला देवी जी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगती थी। वह उनसे ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। एक दिन नैना मार्केट गई हुई थी
तो बाजार में बारिश होने की वजह से कीचड़ हो गया था। बगल से गुजरती हुई कार ने उसके कपड़ों को कीचड़ से भर दिया। कार तो आगे बढ़ गई और नैना पीछे से कार वाले को गाली देती रही, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे। ऐसी हालत में वह घर नहीं जाना चाहती थी। तभी उसे याद आया कि पास ही उसकी सहेली का घर है। उसने सोचा कि वहां जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। वह अपनी सहेली के घर गई। अभी वह घर के अंदर कदम रखने वाली थी कि तभी उसे अपनी सहेली के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसकी सहेली की सास उसको बुरी तरह से फटकार लगा रही थी और उसकी सहेली सिर झुकाकर चुपचाप रो रही थी। उसकी सास ने चीखते हुए कहा, जब देखो तब तुम्हारे मायके वाले यहाँ मुंह उठाकर चले आते हैं, भागे आते हैं। क्यों बुलाती हो तुम उन्हें बार बार यहाँ पर? उसकी सहेली कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वह चुपचाप किसी अपराधी की भांति सिर झुकाए खड़ी हुई थी। नैना को याद आ गया, अभी पिछले सप्ताह ही जब उसका भाई घर आया था तो उसकी सास कैसे भागती हुई रसोई में गई थी और कुछ ही देर में तरह तरह के पकवानों से पूरा टेबल सजा दिया था। जब भाई ने इतना सब कुछ देखकर उन्हें कहा कि अरे माँ जी, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हो, तो विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरे बेटा, इसमें तकलीफ कैसी, बहू के घर वालों की आव भगत तो करनी ही पड़ेगी। तुम कौन सा रोज रोज हमारे यहाँ आते हो? नैना सोचने लगी कि मेरी सास तो अनपढ़ और देहाती होते हुए भी रिश्तों का कितनी अच्छी तरह से लिहाज करना जानती है। नैना को अपनी सहेली के घर के हालात ऐसे नहीं लगे कि वह घर के अंदर जाए, इसलिए वह चुपचाप बाहर से ही लौट आई। घर पहुंचकर वह गहन चिंतन में डूबी हुई थी और पहले से ही वह शांत महसूस कर रही थी। देर रात उसे अचानक से तेज बुखार आ गया और रुद्र घबराकर अपनी माँ को बुला कर ले आया। विमला देवी जी ने फटाफट से तुलसी का मस्त बढ़िया सा काढ़ा बनाकर उसे पिलाया और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी और कहा कि अगर थोड़ी देर में बुखार कम नहीं हुआ तो हम बहू को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। लेकिन उनके काढ़े ने थोड़ी ही देर में असर दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में नैना पसीना पसीना हो गई। अब वह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। पूरी रात रुद्र और विमला जी उसके साथ जागते रहे। नैना बीच बीच में सोती और जागती थी। नैना अपनी सास की देखभाल के कारण सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी सास का स्वभाव कितना सरल और निर्मल है। वह भले ही बाहरी दिखावे से दूर है, लेकिन उनका दिल सोने का है। क्या हुआ जो बागबानी करते समय उनके कपड़ों पर मिट्टी के दाग लग जाते हैं? उनका दिल तो बिल्कुल साफ सुथरा है। सुबह नाश्ते के बाद वह विमला देवी जी के कमरे में गई और उनके घुटनों के पास नीचे जमीन पर बैठ गई। विमला देवी जी ने आश्चर्य से कहा, अरे बहू, क्या कर रही हो? यहाँ क्यों बैठी हो तुम? आओ यहाँ ऊपर बैठो ना मेरे पास। नैना ने उनका हाथ थामकर बड़े ही प्यार से कहना शुरू किया, माँ जी, आपको यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन कभी मैंने आपके साथ बैठकर आपसे बातें करने की कोशिश नहीं की। अब बहू के मुंह से माँ शब्द सुनकर विमला देवी जी का मन पसीज गया। नैना ने आगे कहा, मुझे पता है माँ कि आपको एहसास हो गया होगा कि आपका यहाँ आना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने अपने बेटे से या मुझसे कभी एक भी शिकायत नहीं की। विमला देवी जी ने अपनी बूढ़ी हथेली से उसका माथा सहलाते हुए कहा, अरे बेटा, अपनों से शिकायत क्या करना, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी और अपने तौर तरीके होते हैं, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। नैना उनकी सीधी सरल बातें सुनकर भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, नहीं माँ, मैं गलत थी। मैं आपको आउटडेटेड समझकर आपका अनादर करती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल और गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आप मुझे माफ़ कर पाएंगी? बोलते बोलते नैना की आवाज़ भारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विमला देवी जी की आंखों के कोर भी गीले हो गए। उन्होंने नैना के कंधों को पकड़कर अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से बोली, अरे नहीं बहू, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उनकी बात सुनकर नैना झट से उनके गले लग गई। विमला देवी जी ने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बाद नैना उनका हाथ थामकर अपने बगीचे में ले गई और बोली, अब से मैं आपको आपका शौक़ पूरा करने पर भी बुरा नहीं मानूंगी। लोगों को बातें बनाने दीजिए, उनका क्या, मुझे अब लोगों की कोई परवाह नहीं। विमला देवी जी की आंखें खुशी से छलक पड़ी। नैना ने देखा कि इतने दिनों से उनका मुरझाया हुआ चेहरा आज खिल चुका था। साथियों,
आपको यह घरेलू कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले समय में सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।